नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद मन की बात के जरिए विचार करेंगे साझा। मन की बात की होगी 119वीं कड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे का पहला दिन। छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली में विधानसभा सत्र से एक दिन पहले भाजपा विधायक दल की बैठक आज। महिला समृद्धि योजना समेत आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए मतदान आज। चांसलर पद के लिए फ्रेडरिक मर्ज और ओलाफ शोल्ज समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। और चैंपियंस ट्रॉफी में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आज। दुबई में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री देशवासियों को प्रेरित करने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मध्य प्रदेश, बिहार और असम की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बागेश्वर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम वहां एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में जारी 6वें बुंदेलखंड महाकुंभ में रविवार का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस दिन पीएम वहां पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। पीएम के संबोधन के लिए विशाल सभा स्थल तैयार किया गया है, जिसमें 80,000 से 1 लाख तक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। बागेश्वर महाराज खुद सभी तैयारियों की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। 19 फरवरी से कलश यात्रा के साथ शुरू हुए बुंदेलखंड महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पीएम के आगमन ने इस आयोजन को और यादगार बना दिया है। श्री बागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालु पीएम का दिल खोलकर स्वागत करने को उत्सुक हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। ऐसे माहौल में, ऐसे उत्साह में सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, या बागेश्वर धाम सरकार को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। हिंदुस्तान में जो भी काम किया है उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है और जो भी काम करेंगे वो ऐतिहासिक काम करेंगे। बड़ी गौरव की बात है कि जो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम आने में बहुत उत्साह हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पिछली बार आए थे खजुराहो, उनने नहर परियोजना का उद्घाटन भी किया था। अब आ रहे हैं यहाँ तो कैंसर का अस्पताल बन जाना है, उसमें लोगों को सुविधा भी हो गई। श्री बागेश्वर धाम में जारी भव्य दिव्य तैयारी और श्रद्धालुओं का उत्साह बता रहा है कि पीएम का अभिनंदन शानदार होगा। इस समय हम बागेश्वर धाम में हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर बागेश्वर धाम जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे और यहाँ पर जो एक भव्य यहाँ पर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विशाल पंडाल जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर कि आसपास जो बुंदेलखंड रीजन के तमाम लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और इसके लिए यहाँ पर बागेश्वर धाम में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश।
और भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देश दुनिया से निवेशक भोपाल पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। भोपाल की पहचान ताल तलैया के शहर की भी है। इसके साथ ही भोपाल मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। भोपाल के व्यापारी संघ ने इस आयोजन के लिए खास तैयारियां की है। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में भोपाल के विभिन्न व्यापारी संघ के अध्यक्षों ने बताया कि वो मेहमानों को अतिथि देवो भव की भावना से रूबरू करवाएंगे। अतिथि देवो भव की भावना के साथ ये भोपाल तैयार है तमाम देशी और विदेशी लोगों के लिए जो निवेशक भोपाल पहुंच रहे हैं, राजधानी भोपाल में पहुंच रहे हैं। वो लोग जो विदेशों से आ रहे हैं या मध्य प्रदेश के बाहर से यहाँ पहुंच रहे हैं, वो लोग जब भोपाल के बारे में अगर कुछ जानना चाहेंगे तो व्यापारी संगठन किस तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे 24 तारीख को। इसमें देश विदेश के सभी बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। ये भोपाल के लिए बहुत गर्व की बात है। हमने पूरे व्यापारिक संगठनों को और सबको आग्रह किया है कि यहाँ पे जो भी आएँ, अगर बाज़ार आते हैं या कहीं आते हैं, खाने पीने कहीं घूमने आते हैं, तो उनका अपना जैसे घर में मेहमान आता है तो उसकी तरीके से उनकी आवभगत की जाए। जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको सुविधा देने के लिए हम जो भी वो क्वेरी करते हैं, पूछते हैं, उन्हें बताएं और उनका स्वागत करें और सभी लोग अच्छा व्यवहार रखें, स्वच्छ रखें अपनी कॉलोनी और उसको। तो यही हमारा लक्ष्य है और उनको हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। पुराने भोपाल में बहुत उत्साह है और जो भी गेस्ट आ रहे हैं सब तहे दिल से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वेलकम करेंगे। मार्केट में किसी भी तरीके का कोई भी डेलीगेट आएगा, किसी भी तरीके का कोई भी गेस्ट रहेगा तो उसकी पूरी हेल्प करी जाएगी। हमारी एसोसिएशन इसको सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरीके का किसी भी गेस्ट को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम लोग हर तरीके से तैयार हैं और बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा भोपाल। इस तरीके के समिट हमेशा होते रहने चाहिए जिससे यहाँ जॉब ऑफर, एजुकेशन, जो बच्चे आज नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो भी GIS में इन्वेस्टर हो या अतिथि हो भोपाल आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाए और उनको समुचित व्यवस्था दी जाए। हमारा कोशिश रहेगी कि जो अतिथि आ रहे हैं उनके लिए हम लोग अच्छे से उनके आने जाने की व्यवस्था में उनको सहयोग करेंगे। इतनी सारी चीज़ें भोपाल में देखने लायक है, इस जगह को आप देखिए। और जो इन्वेस्टर हो रहा है उसके लिए मैं मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने सारा व्यापार के जो अपने यहाँ पर आ रहा है, तो युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। आशा करते हैं कि ये GIS मीट से काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा भोपाल को। आसपास के इलाके जो वर्ल्ड हेरिटेज की स्थान बने हुए हैं, अगर कोई यहाँ पर आके 3-4 दिन रहे तो मेरा हल वो भी कम पड़ेगा कि अगर वो भोपाल के आसपास के पर्यटक स्थल देखने जाएं। तो ऐसे ऐतिहासिक जगहों के लिए हम जन अभियान परिषद के माध्यम से अगर हमें कोई मिलता है तो हम उनके लिए बोटिंग कराने, गाइड का काम भी इसमें कर सकते हैं। ये हमें पूरी जानकारी है। ये भोपाल के व्यापारी संघ के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं और जब डेलीगेट्स यहाँ पहुँचेंगे, निवेशक यहाँ पहुँचेंगे, जब भोपाल की गलियों में घूमेंगे, भोपाल के चौक चौराहों में जाएंगे तो वो कमाल का जो भोपाल है वो देख पाएँ, इसके लिए भव्य तैयारियां कर चुके हैं। कैमरामैन गौरव निरूडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंग्रेजों के ज़माने में नवाबों द्वारा बनाई गई एक इमारत इन दिनों खूब चर्चा में है। हो भी क्यों नहीं, आखिरकार देश दुनिया से आ रहे VIP मेहमान इसी इमारत में ठहरेंगे। दरअसल भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों को 126 साल पुरानी सदर मंजिल में ठहराया जाएगा। इसे हाल ही में हेरिटेज होटल के रूप में संवारा गया है। ऐतिहासिक इमारत को भव्य स्वरूप दिया गया है। विरासत भी विकास भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मूल मंत्र है और भोपाल में जिस जगह हम खड़े हैं ये भोपाल की विरासत है, भोपाल की पहचान है और अब ये पहचान एक नए स्वरूप में नज़र आ रही है। आज इस सदर मंजिल को, इसको भोपाल की पहचान कहा जाता है। ये सदर मंजिल की अगर बात की जाए तो 1898 ईस्वी में सदर मंजिल की जो है ये इमारत जो है उसका निर्माण करवाया गया था नवाब शाहजहां बेगम के द्वारा। और इसकी अगर बात की जाए तो 1901 ईस्वी में नवाब शाहजहां बेगम की मृत्यु के बाद उनकी एकमात्र पुत्री नवाब सुल्तान जहां बेगम जब नवाब भोपाल बनी तब उन्होंने सदर मंजिल को रियासत के दरबार हॉल के रूप में परिवर्तित कर दिया था। इस मंजिल में
भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ की वास्तुकला देखने लायक है। सदर मंजिल की पच्चीकारी जो है वो दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ के दीवाने खास के अनुरूप है और अनेक ब्रिटिश वायसराय और देश की स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण राजा नेताओं का यहाँ आगमन होता रहा। फिर 1953 में अगर बात की जाए तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो देश के राष्ट्रपति भी बने, वो जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल के दौरान दरबार हॉल में यहाँ के भोपाल शहर की नगर पालिका स्थापित की गई और यही वो जगह है जिस देखा जाए तो यहीं पर नगर निगम का दफ्तर कई वर्षों तक चला है। और दरबार हॉल की अगर बात की जाए, इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात अगर आपको बताएं तो अब ये होटल बनकर तैयार हो गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड की अगर बात की जाए तो उसके तहत इसका निर्माण किया गया है और यहाँ पर 22 कमरे हैं जिसमें क्वीन स्वीट्स की अगर बात की जाए, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की अगर बात की जाए, लग्जरी रूम्स की बात की जाए, ये तमाम सुविधाओं से लैस यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। होटल में एक रेस्टोरेंट भी है, एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है और ऐसी तमाम सुविधाओं से पूरा ये होटल जो है वो लैस है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले जब निवेशक यहाँ पहुँच रहे हैं, देश और दुनिया से निवेशक यहाँ आ रहे हैं, तो निवेशकों की मेहमान नवाजी अब ये सदर मंजिल करने को तैयार है और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद इस सदर मंजिल को आम लोगों के उपयोग के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो लोग, जो मेहमान, जो डेलीगेट्स भोपाल आ रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी विरासत के साथ भोपाल दिखाने को तैयार है। कैमरामैन गौरव निरुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा सत्र से एक दिन पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र के लिए भाजपा अपने विधायकों को दिशा निर्देश देते हुए मार्गदर्शन करना चाहती है, जिससे कि पहली बार चुनकर आए विधायकों को विधानसभा के कुछ नियमों के बारे में जानकारी दी जा सके। बैठक में महिला समृद्धि योजना समेत सरकार की आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वहीं बैठक में 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाली 8वीं विधानसभा के पहले सत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के अलावा सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान लंबित कैग की रिपोर्ट भी पहले सत्र में पेश किए जाने को लेकर चर्चा होगी। रुक करते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में एक सुरंग की छत गिरने से कम 8 श्रमिकों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इस घटना में कई श्रमिक घायल हुए हैं। श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। ये घटना कंक्रीट के एक सेगमेंट के फिसलने के कारण हुई। ये सेगमेंट श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग के नाके पर रिसाव को रोकने के लिए लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फोन किया और सुरंग में फंसे कर्मियों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की। उन्होंने बचाव प्रयासों में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की।
आस्था और विश्वास के अनुष्ठान महाकुंभ को आज 42 दिन हो गए हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मेले का समापन हो जाएगा। कुल मिलाकर मेले के 3 दिन ही बाकी रह गए हैं। मेले की शुरुआत से लेकर अब तक 60 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आज रविवार होने के कारण संगम के घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में कुल 120 करोड़ सनातनी हैं। इस लिहाज से महाकुंभ में दुनिया के आधे से अधिक सनातनी त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु काफी संख्या में अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की ओर से जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए शहर में पर्याप्त संख्या में होल्डिंग एरिया और पार्किंग बनाई गई है। महाशिवरात्रि को लेकर भी तैयारी चल रही है। अयोध्या के प्रमंडलीय आयुक्त गौरव दयाल ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो जितने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु अयोध्या भी आ रहे हैं। और यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो हम लोगों ने जो भी यहाँ पे व्यवस्थाओं को पहले हम लोगों ने जो कंसीव किया था उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस वजह से किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोग नियमित अंतराल पे लोगों को एंट्री अलाउ करते हैं अयोध्या में, ताकि यहाँ पे कंजेशन ना हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे सबके रामलला के दर्शन हो रहे हैं। पर्याप्त संख्या में होल्डिंग एरियाज और पार्किंग लॉट्स को यूज़ किया जा रहा है, ताकि कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो और रेगुलर बेसिस पे हम लोग बिना किसी अड़चन के लोगों को दर्शन करा सकें। तो अभी तक व्यवस्था ठीक चल रही है। और समूचा महाकुंभ क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र बन गया है। महाकुंभ में अनेक समाजसेवी संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण कर रही है। ऐसी ही एक संस्था है युवा चेतना, जो मेले में आए साधु संतों श्रद्धालुओं को भोजन के साथ साथ दैनिक उपयोग की अनेक आवश्यक सामग्रियों का वितरण निःशुल्क कर रही है। युवा ऊर्जा और युवा शक्ति का इस मेले में कितना योगदान है, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। प्रयागराज में गंगा यमुना अंतः सलिला सरस्वती का संगम तो है ही, साथ ही साथ यहाँ सेवा, समर्पण और समरसता का भी संगम होता है। अनेक युवा अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर चुके होते हैं और यहाँ उनका भी समागम होता है। राष्ट्र निर्माण में उनके संकल्प का भी परिचय होता है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी हमारे साथ हैं। रोहित जी, हम ये देख रहे हैं कि आपने ये शिविर सेक्टर 19 में लगा रखा है। अनवरत 14 जनवरी 13 जनवरी से अब तक की पूरी श्रृंखला चल रही है। कौन कौन से सेवा कार्य और क्या कुछ युवाओं के लिए अन्य कार्य? देखिए, दुनिया और देश भर से सनातन समाज से संबंध रखने वाले लोगों का आगमन हुआ है। दूसरी संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले लोग भी महाकुंभ 2025 को देखने समझने आए थे। हमने लगातार जनता जनार्दन सनातनियों के बीच कंबल, च्यवनप्राश, स्वेटर, आवश्यक सामग्री, भोजन का वितरण लगातार किया है। जिन लोगों के पास आर्थिक विपन्नता थी और वो कुंभ में स्नान करने आना चाहते थे, ऐसे लोगों के लिए 100 रुपये से 1000 रुपये तक का आर्थिक सहयोग भी प्रदान करने का प्रयास किया है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अनवरत अन्न क्षेत्र भी चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, भोजन करते हैं और पूरा का पूरा ये प्रयाग भी अगर देखें तो अन्न क्षेत्र है। कोई भी भूखा नहीं रहता। करोड़ों के आवागमन लोगों का होता है। नर सेवा नारायण सेवा का ये वैश्विक अभिव्यक्ति है। माता अन्नपूर्णा की कृपा है। सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम प्रसाद वितरण किया जा रहा है। पता ही नहीं चलता है कि नाश्ता कब खत्म हुआ, दोपहर का भोजन कब शुरू हुआ, कब शाम का अल्पाहार शुरू हुआ, कब रात का महाप्रसाद शुरू हुआ। जनता साथ खड़ी है। जनता जनार्दन है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर में नारायण को खोजने की आवश्यकता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने यही सिखाया है। देश में तपस्वियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यही सिखाया है। यही सनातन की संस्कृति है। मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। और निश्चित तौर से देखते हैं कि यही आत्मनिर्भर भारत, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत और अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार होते युवा देख रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत बेहद खराब हो गई है। उन्हें लंबे समय तक दमा संबंधी श्वास समस्या बनी रही, जिसकी वजह से उन्हें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। वेटिकन ने एक बयान में कहा है कि फ्रांसिस फेफड़ों के संक्रमण के कारण 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हैं और जांच में पता चला है कि उनमें एनीमिया की स्थिति है। फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस की समस्या के बाद 14 फरवरी को रोम के जेमिली अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था और मंगलवार को चिकित्सकों ने उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया का निदान किया। इसके साथ ही उनकी श्वास नली में पॉलीमाइक्रोबियल संक्रमण भी पाया गया। चिकित्सकों ने कहा है कि फ्रांसिस की हालत बहुत खराब है और उनकी स्थिति किसी भी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। यह मुकाबला दुबई में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच हराने के बाद पाकिस्तान दबाव में है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की नज़र पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करने पर होगी। और भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच गौतम गंभीर को क्रिकेट के टिप्स दे चुके कोच संजय भारद्वाज का मानना है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ उतरना होगा। उनके मुताबिक भारतीय टीम न सिर्फ कागजों पर पाकिस्तान पर भारी है, बल्कि टीम इंडिया का मौजूदा प्रदर्शन भी पाकिस्तान से कहीं आगे है। संजय भारद्वाज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले पर सबकी नज़र है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय टीम के मौजूदा कोच गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज मौजूद है। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ भारतीय टीम को टिप्स दे रहे हैं। संजय, एक बड़ा प्रेशर वाला मैच मुकाबला हमेशा से भारत पाकिस्तान के बीच रहता है, लेकिन इस बार आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दोहरे दबाव में है, क्योंकि न्यूजीलैंड से मुकाबला हार चुके हैं और अब यहाँ अगर हारे तो फिर उनके लिए रास्ता बेहद मुश्किल होगा। देखो, जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि उनको 2 के 2 मैच जीतने पड़ेंगे तभी वो क्वालिफाई करेंगे। दूसरा क्या है कि अभी इंग्लैंड से हमने सीरीज़ को अच्छे से जीता है, हम अच्छे मोड में अच्छे उसमें हम काम कर रहे हैं। और समी ने जो पहला मैच है, समी अनफिट थे, तो फिट होने के बाद उन्होंने एकदम डंके की चोट से, यानी चोट से डंके की चोट पे आए और उन्होंने 5 विकेटें ली। तो उसके साथ साथ अक्षर बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं। पहले क्या था, हमारी टीम को बैटिंग स्ट्रेंथ मानते थे, पर अब हमारी दोनों स्ट्रेंथ है, बॉलिंग स्ट्रेंथ भी है और बैटिंग स्ट्रेंथ भी है। तो इससे लगता है कि शुभमन गिल है, पहले यानी 2-2 सेंचुरी पीछे सीरीज़ में बनाया, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बनाई है। तो इस तरह से हमारे जो जूनियर बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि टीम का एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है, वो हम जीतेंगे। क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए भारत की इस मुकाबले को लेकर के? रणनीति तो यही रहनी है कि अपनी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है तो आपको अपना पार्टनरशिप बढ़ानी है, अपने खड़े रहना है और बॉलिंग में आपने अटैक करके करना है और आपने कोशिश ये करना है कि हम उनको 200 रन से पहले रोकें
और अगर हम बैटिंग पहले करते हैं तो हम 300 प्लस रन बनाएं। विराट कोहली के फॉर्म को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो बड़ा प्लेयर होता है वो थोड़ा सा यानी कभी फॉर्म इधर उधर हो सकती है, पर जो बड़ा प्लेयर है वो हमेशा बड़ा ही रहता है और वो अच्छा करता है। चलिए, आप बात की इसके बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर उनका यही कहना है साफ तौर पर कि इस मुकाबले में भारत को अपनी स्ट्रेंथ पर रह करके खेलना होगा और दबाव जो है उनकी नज़र में कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ज़्यादा रहने वाला है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो समाचार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।